Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kyathal. Today is 18 of August 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question, which of the following vaccination is not a part of expanded program of immunization? इनमें से किस वैक्सीन को एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन में सम्मिलित नहीं किया जाता? मीजल्स, एमएमआर, डीपीटी, ओपीवी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज एमएमआर। मीजल्स तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूडेड है, लेकिन मीजल मम्स रूबेला यानी एमएमआर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ एजिंग ब्लड प्रेशर इज ऑफ्टन हाइयर ड्यू टू। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है, इसका क्या कारण है? मसल मास का कम हो जाना, डाइट और एक्सरसाइज में आए चेंजेस, पेरिफेरल रेसिस्टेंस का कम हो जाना, या फिर आर्टरी की वॉल में इलास्टिसिटी का कम हो जाना। The right answer is option D, decrease elasticity of arterial wall। जैसे आप अपने कपड़ों को या फिर किसी रबड़ को खींचते हैं तो वो लंबाई में कुछ बढ़ जाता है और फिर छोड़ते ही वापस अपनी नॉर्मल पहले वाली पोजीशन में आ जाता है। रबड़ का या कपड़ों का ये गुण इलास्टिसिटी कहलाता है। यही गुण या प्रॉपर्टी हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर भी पाई जाती है। जब हम यंग होते हैं तो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर इलास्टिक फाइबर्स एंड स्मूथ मसल फाइबर्स ये दोनों ही पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इलास्टिक फाइबर्स और स्मूथ मसल फाइबर्स की संख्या पहले की तुलना में काफ़ी कम हो जाती है और इन दोनों के अभाव में ब्लड वेसल्स की जो इलास्टिसिटी है, फैलने और सिकुड़ने की जो क्षमता है, वो कम हो जाती है। इसी वजह से ओल्ड एज के अंदर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ब्लड वेसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी का कम हो जाना आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, hormone which plays the most important role in preparing the uterus for pregnancy। प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को तैयार करने वाले हार्मोन का नाम आपको बताना है। प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्ट्रॉन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन या फिर फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। The right answer is option B, प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेकंड हाफ में कॉर्पस लूटियम द्वारा सिक्रीट किया जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेकंड हाफ में प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन मिलकर यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर को प्रिपेयर करते हैं, इसका साइज नॉर्मल से बढ़ाते हैं ताकि यहाँ पर आकर फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट हो सके। इसके अलावा इन हार्मोन्स के द्वारा ब्रेस्ट की मैमरी ग्लैंड को भी तैयार किया जाता है ताकि उनमें मिल्क सिक्रीशन होना शुरू हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम NIDDCP कब लॉन्च किया गया था? 63 में, 73 में, 89 में
या 83 में? The right answer is option C. It is 1989. सबसे पहले इंडिया में नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम आया था, जिसे 1963 में लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम का नाम 1989 में बदला गया, फिर इसे नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम कहा जाने लगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू नॉट हेजिटेट विद द साइज ऑफ क्वेश्चन, इट इज आंसरिंग ओनली द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एबॉर्शन। A 27 years old woman is admitted to hospital with spotting per vagina but no pain. Her history reveals 3 months amenorrhea and confirmed pregnancy after her first missed menstrual period. She is suspected to be a case of abortion. Which type of abortion is suspected most likely? इस क्वेश्चन को समराइज करते हैं। किसी वुमेन में 3 महीने की प्रेगनेंसी थी और इस 3 महीने की कंफर्म प्रेगनेंसी के बाद अचानक वुमेन को वेजाइना से स्पॉटिंग होती है, हल्का फुल्का सा ब्लड निकलता है, लेकिन उसे इस ब्लीडिंग के दौरान बिल्कुल भी पेन नहीं होता। ये फाइंडिंग हमें एबॉर्शन होना बताती है। आपको यहाँ पर उस टाइप के एबॉर्शन का नाम बताना है जिसमें वुमेन को स्पॉटिंग पर वेजाइना देखने को मिले विथ नो पेन। आपके ऑप्शंस हैं मिस्ड एबॉर्शन, इनएविटेबल एबॉर्शन, थ्रेटन्ड एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन। The right answer is option C. यहाँ पर वुमेन को थ्रेटेंड एबॉर्शन हुआ है। थ्रेटेंड एबॉर्शन का मतलब होता है कि वुमेन में एबॉर्शन शुरू हो चुका है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट करके इस एबॉर्शन को रोका जा सकता है और प्रेगनेंसी को यहाँ से आगे बढ़ाया जा सकता है, कंटिन्यू किया जा सकता है। थ्रेटन टाइप के जब एबॉर्शन के अंदर हमेशा वुमेन में वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, जिसमें पेन हो भी सकता है और नहीं भी पेन हो। नेक्स्ट रिमेनिंग ऑप्शंस की बात करें तो इनएविटेबल एबॉर्शन को हम सिर्फ सर्वाइकल डायलेशन की प्रेजेंस के बिहाफ पर कंफर्म कर सकते हैं। इनएविटेबल एबॉर्शन का मतलब है वह एबॉर्शन जिसमें प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता और इसे डायग्नोस करने के लिए हमें फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है, जिसमें सर्विक्स डायलेटेड मिलता है। ऑप्शन ए में बताएं मिस्ड एबॉर्शन की बात करें तो प्रेग्नेंट वुमेन में एबॉर्शन हो जाता है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर नहीं निकलता, लेकिन प्रेगनेंसी के जो साइंस हैं सभी डिसअपियर हो जाते हैं और जो फीटस है वो यूट्रस में ही रहता है। इस प्रकार के एबॉर्शन को मिस्ड एबॉर्शन कहते हैं। मिस्ड अबॉर्शन में अबॉर्शन हो जाता है, लेकिन वुमेन को पता ही नहीं चलता, प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स डिसअपियर हो जाते हैं, फंडल हाइट भी डिक्रीज होने लगती है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अभी भी वेजाइना के अंदर ही है, यूट्रस के अंदर ही है। इस टाइप के अबॉर्शन को हम मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विथ एसाइटिस, which of
which is the best method to use determining the early ascites? किसी क्लाइंट को एसाइटिस है और इस पेशेंट में एसाइटिस कंडीशन को डिटरमाइन करने के लिए, पता लगाने के लिए, इसका असेसमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा हो सकता है, ये आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए कहता है आप इस पेशेंट के एब्डोमेन को इंस्पेक्ट करेंगे, विजुअलाइज करेंगे कि क्या इसका साइज बढ़ रहा है या घट रहा है। ऑप्शन बी कहता है आप लीवर के बढ़े हुए साइज को अपने हाथों से पाल्पेट करके, महसूस करके ये पता करेंगे एसाइटिस है या नहीं। ऑप्शन सी कहता है हम पेशेंट के एब्डोमिनल गर्थ को डेली मेजर करेंगे। एब्डोमिनल गर्थ का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये आपका पेशेंट है और ये पेशेंट का एब्डोमेन वाला हिस्सा है। इस पेशेंट में इसके पेट का या एब्डोमेन वाले हिस्से को चारों तरफ गोलाई में फीते द्वारा मापना एब्डोमिनल गर्थ का मेजरमेंट कहलाता है। तो क्या आप पेशेंट के पेट का साइज या एब्डोमिनल गर्थ को डेली मेजर करके एसाइटिस है या नहीं इसे बता सकते हैं। और आखिरी ऑप्शन कहता है कि हम फ्लूइड वेव का असेसमेंट करके इस पेशेंट में एसाइटिस है या नहीं इस चीज को डिटरमाइन कर देंगे। एसाइटिस कंडीशन बेसिकली हमारी बॉडी में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी होने के कारण बॉडी पार्ट्स में आई एडिमा है, स्पेशली एब्डोमिनल एरिया में। यहाँ पर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके कारण पेट बहुत ज़्यादा निकल जाता है। होपफुली आप इससे अब समझ गए होंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। अगर एसाइटिस कंडीशन है तो पेशेंट के पेट का साइज, एब्डोमिनल गर्थ लगातार बढ़ती रहेगी और इस बढ़ रही एब्डोमिनल गर्थ को मेजर करने के लिए हम फीते का इस्तेमाल करेंगे, पेपर टेप का इस्तेमाल करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट ऑब्जेक्टिव मेथड माना जाएगा। सो डेली मेजरमेंट ऑफ एब्डोमिनल गर्थ विद द हेल्प ऑफ पेपर टेप इज द एक्यूरेट मेथड टू डिटरमाइनिंग द एसाइटिस कंडीशन। अपने आंखों से देखकर अंदाज़ा लगाना सही नहीं है। हिपैटोमेगैली, लीवर के बढ़े हुए साइज को पाल्पेट करके महसूस करना, ये एसाइटिस को नहीं बताता। फ्लूइड वेव के द्वारा हम एसाइटिस का असेसमेंट नहीं कर सकते। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, apical pulse is assessed by placing the diaphragm of the stethoscope at the area of। अगर किसी क्लाइंट में आपको एपिकल पल्स असेस करनी है तो आप स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को किस जगह रखेंगे? एरोटिक एरिया में, पल्मोनिक एरिया में, मिट्रल एरिया में या ट्राइकस्पिड एरिया में? The right answer is option C, मिट्रल एरिया। अगर आपको किसी अडल्ट पर्सन के अंदर एपिकल पल्स का असेसमेंट करना है तो आप स्टेथोस्कोप को 5th इंटरकोस्टल स्पेस पर रखेंगे। वहीं अगर आपको चाइल्ड या प्रेग्नेंट लेडी के अंदर एपिकल पल्स का असेसमेंट करना है तो आप फिर स्टेथोस्कोप को 4th इंटरकोस्टल स्पेस पर रखेंगे। 5th इंटरकोस्टल स्पेस को आप मिट्रल एरिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट विथ एक्यूट किडनी फेलियर states why I am twitching and my fingers and toes tingling. The nurse should respond, this is caused by। किडनी फेलियर का पेशेंट आपसे ये कहता है कि क्यों मेरे हाथ पांव की उंगलियों और अंगूठों में ट्विचिंग हो रही है, टिंगलिंग महसूस हो रहा है। इस फाइंडिंग का क्या कारण आप इस पेशेंट को बताएंगे? एज अ नर्स ये आपको सेलेक्ट करना है। ये एसिडोसिस के कारण हो रहा है,
कैल्शियम डिप्लीशन के कारण हो सकता है, पोटेशियम रिटेंशन इसका कारण है, या फिर सोडियम क्लोराइड डिप्लीशन के कारण ट्विचिंग और टिंगलिंग सेंसेशन पेशेंट को होती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 कैल्शियम डिप्लीशन। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए कैल्शियम डिप्लेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया था। डिप्लेशन शब्द का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी होना, यानी कि डिक्रीज होना, डिप्लीशन होना या डिक्रीज होना। और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर किसी क्लाइंट के अंदर कैल्शियम नॉर्मल से कम हो जाए तो पेशेंट के हाथ पाँव के अंदर मरोड़े चलते हैं, स्पाज्म आते हैं। यही कंडीशन यहाँ आपसे पूछी जा रही थी। देखिएगा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पेशेंट एक्यूट रीनल फेलियर का है और एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन होने पर किडनीज तक किडनी का जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है वो कम हो जाता है, यानी किडनी ब्लड को छानकर यूरिन फॉर्म करके इस यूरिन के साथ बॉडी में बने वेस्ट को बाहर निकालने की कैपेसिटी लगभग खो देती है या इनमें कमी आती है। जब बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं जा पाते तो इस सिचुएशन में बॉडी के अंदर फॉस्फोरस का लेवल बढ़ने लगता है और इस बढ़े हुए फॉस्फोरस के कारण हमारी बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो जाता है। एक बार फिर से समझिएगा, एक्यूट रीनल फेलियर वाले पेशेंट में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होने के कारण बॉडी में फॉस्फोरस ज़्यादा मात्रा में रुकने लगता है और इस फॉस्फोरस के बढ़ने के कारण किडनी के द्वारा कैल्शियम का एक्सक्रीशन कर दिया जाता है, कैल्शियम का डिप्लीशन कर दिया जाता है और इसी वजह से बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है और पर्सन में टिटेनी वाले सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमा कैन बी प्लेस्ड एट हाइट वाइल गिविंग एनीमा। किसी क्लाइंट में एनीमा लगाते समय एनीमा कैन को कितनी ऊंचाई पर रखा जाता है? 20 से 30 सेंटीमीटर, 25 से 40, 30 से 45 या 35 से 50? ये आपका पेशेंट है और इस पेशेंट को लेफ़्ट लेटरल पोजीशन देकर आपने एनीमा ट्यूब को रेक्टम में इंसर्ट किया है। ये एनीमा कैन जो है जिसमें एनीमा का सॉल्यूशन भरा रहता है, एनीमा का कंटेनर जो है, इसे पेशेंट से कितनी ऊंचाई पर आप रखते हैं, टांगते हैं? प्रीवियस एग्ज़ाम में इसे कई बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर, 30 से 45 सेंटीमीटर। आप एनीमा कैम को 45 सेंटीमीटर की ऊंचाई या फिर 18 इंच की हाइट पर रख सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपने एनीमा कैन को ऊपर रखा तो इससे पेशेंट में जो फ्लूइड है वो बहुत तेज़ी से जाएगा और पेशेंट में डिस्कम्फर्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम एनीमा, हाउ लॉन्ग शुड द पेशेंट बी एनकरेज टू रिटेन द एनीमा सॉल्यूशन। किसी पेशेंट में आप रिटेंशन एनीमा लगा रहे हैं और इस रिटेंशन एनीमा को आप कितने समय तक रिटेन करने के लिए कहते हैं? 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट, 20 से 35 मिनट या फिर 30 से 45 मिनट? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हम इस पेशेंट को एनीमा सॉल्यूशन 15 से 20 मिनट तक होल्ड करने के लिए कहते हैं ताकि इसके प्रॉपर इफ़ेक्ट्स आ सकें। नेक्स्ट पॉइंट, विच टाइप ऑफ पेल्विस इन विच एला ऑफ बोथ साइड्स आर एब्सेंट। ये मान लीजिए आपकी सैक्रम कॉक्सिक्स बोन है
और यहाँ पर एला ऑफ पेल्विस मौजूद होते हैं। अगर किसी कंडीशन में ये दोनों एला मौजूद नहीं हो तो इसे आप क्या कहेंगे? दिस इज़ द रफ डायग्राम ऑफ पेल्विस। रॉबर्ट्स पेल्विस, काइफोटिक पेल्विस, नेगल्स पेल्विस या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। अगर दोनों एला मिसिंग हैं, दोनों तरफ के एला नहीं हैं, तो ये कंडीशन रॉबर्ट्स पेल्विस कहलाती है। और अगर एक साइड का एला मिसिंग है तो इसे आप नेगल्स पेल्विस के नाम से जानते हैं। इसका डायग्राम जरूर देख लीजिएगा आप, इम्पॉर्टेंट है इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फीटल स्कल। शॉर्टेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ फीटल स्कल। आपको फीटल स्कल का सबसे छोटा ट्रांसवर्स डायमीटर कौन सा होता है ये बताना है। मेंटोवर्टिकल, बाईमेस्टॉइड, बाईपेराइटल या फिर सब मेंटोवर्टिकल? Option B is correct here. It is bimastoid. फीटल स्कल का शॉर्टेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर है बाईमेस्टॉइड। ऑप्शन बी करेक्ट। आइए वन बाय वन इन सभी के डायमीटर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे छोटे डायमीटर की बात करें तो बाईमेस्टॉइड का डायमीटर यानी व्यास 7.5 सेंटीमीटर्स का होता है। इसके बाद हम बात करते हैं बाईपेराइटल डायमीटर, ये 9.5 सेंटीमीटर्स का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटोवर्टिकल। मेंटोवर्टिकल का डायमीटर 13.5 से लेकर 14 सेंटीमीटर के बीच होता है। इसे आप फीटल स्कल का हाईएस्ट डायमीटर भी कह सकते हैं। मेंटोवर्टिकल यानी चिन से लेकर वर्टेक्स वाले पार्ट तक जो डायमीटर है वो सबसे बड़ा डायमीटर माना जाता है और इसकी जो लेंथ होती है 13.5 से 14 सेंटीमीटर के बीच होती है। इम्पॉर्टेंट है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, कम से कम ये दो डायमीटर्स आप ज़रूर याद करें। लास्ट हम बात करते हैं सब मेंटोवर्टिकल। सब मेंटोवर्टिकल जो है 11.5 सेंटीमीटर्स के आसपास होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग डज द नर्स एक्सपेक्ट इन पेशेंट विथ एम्फाइसीमा? अगर किसी क्लाइंट को एम्फाइसीमा हो जाए तो एज अ नर्स आप इस पेशेंट में कौन सी फाइंडिंग देखने को मिल सकती है, ऐसा उम्मीद करते हैं, ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं? इस पेशेंट में प्रूलेंट स्पूटम देखने को मिलेगा, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड्स हो जाएंगे, जनरलाइज्ड एडिमा होगा, डल चेस्ट पेन होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा, जब भी क्लाइंट को एम्फाइसीमा होता है, इस कंडीशन में जो लंग्स के एल्वुलाई हैं वो डैमेज होने लगते हैं, एबनॉर्मली डायलेटेड होने लगते हैं, इनका फंक्शन अल्टर हो जाता है। इसी कंडीशन को हम एम्फाइसीमा कहते हैं और इस पेशेंट के लंग साउंड को सुनने पर डिमिनिश्ड सुनाई देते हैं। इसके अलावा एम्फाइसीमा कंडीशन के अंदर आपको बैरल चेस्ट देखने को मिलता है। पेशेंट का जो चेस्ट है वो कुछ इस प्रकार का हो जाता है, बैरल शेप का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल साइन ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म? अगर किसी क्लाइंट में हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कंडीशन हो जाए
तो कौन सा साइन देखने को मिलेगा? चॉस्टिक साइन, ट्रोसेसु साइन, स्टॉलवर्थी साइन या ए एंड बी बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट? गौर से क्वेश्चन को देखिएगा। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने कहीं ना कहीं इस चीज़ को डिस्कस किया है, इसको आप हिंट की तरह देख सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। देखिएगा, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कंडीशन के बारे में जान लेते हैं। हमारी बॉडी में जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती हैं उनके द्वारा पैराथायरॉयड हार्मोन यानी पीटीएच का सिक्रीशन करवाया जाता है। जब हमारे शरीर में इस पीटीएच हार्मोन की कमी हो जाए तो इस कंडीशन को हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कहा जाता है। ये पैराथायरॉयड हार्मोन जब भी हमारे शरीर में, हमारे ब्लड के अंदर जब भी कैल्शियम की कमी होने लगती है, ये पैराथायरॉयड हार्मोन बोन से कैल्शियम को निकाल कर ब्लड को दे देता है। यानी यूँ कहें कि ब्लड में कैल्शियम की कमी नहीं होने देता है ये पैराथायरॉयड हार्मोन। लेकिन अगर किसी कारण से पैराथायरॉयड हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाए, इसकी कमी हो जाए, तो बोन से ब्लड तक कैल्शियम नहीं पहुंच पाएगा, ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाएगी और इस कंडीशन को हम हाइपोकैल्सीमिया कहेंगे। हाइपोकैल्सीमिया होने पर टिटेनी डेवलप होगा और टिटेनी होते ही पेशेंट के हाथ पांव में स्पाज्म आएंगे। यहाँ पर दो साइंस जो यहाँ बताए गए हैं, चॉस्टिक साइन और ट्रूसेसु साइन, ये दोनों ही कैल्शियम की कमी होने पर देखने को मिलते हैं। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए मिल्क को एक बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है। अगर किसी क्लाइंट के चेहरे पर, फेशियल नर्व पर जब भी आप टैप करें और उसके फेस पर एक स्पाज्म आए, एक कॉन्ट्रैक्शन हो, एक सिकुड़न आए, तो ये कंडीशन चॉस्टिक साइन है। ट्रोसेसु साइन, ये एक स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शंस हैं, स्पेशली मैस्टिकेशन, स्पेशली मसल्स ऑफ द हैंड के, जो कि बीपी कफ बांध कर इसे इन्फ्लेट करने पर देखे जाते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, अगर किसी क्लाइंट में आपने बीपी कफ बांधा और उसे इन्फ्लेट किया, बीपी कफ इन्फ्लेट करने के बाद अगर उसके हाथ की कलाई अंदर की तरफ कुछ इस तरह से मुड़ जाती है, तो ये कंडीशन ट्रोसेसु साइन कहलाता है, यानी इस पर्सन में कैल्शियम की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट ऑफ 55 पाउंड is ordered 75 mg per kg of drug. How many grams should to be given to the patient? किसी 55 पाउंड वजन वाले व्यक्ति को 75 mg पर kg ड्रग देनी है, तो कितनी ड्रग इस पेशेंट को दी जाएगी? बेसिकली इस क्वेश्चन को आप तब सॉल्व बड़े आराम से कर पाएंगे जब आपको ये पता हो कि 1 पाउंड में कितने केजी होते हैं। पाउंड को आप LBS भी कहते हैं। पाउंड और केजी का कनेक्शन आपको पता होना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 केजी में कितने पाउंड होते हैं, तो आप बताएंगे लगभग 2.2 LBS, यानी 1 किलो 2.2 LBS या पाउंड के बराबर माना जाता है। एग्जैक्ट वैल्यू यदि आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं 2.2 LBS, लेकिन यहाँ पर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2.2 को सही मानेंगे। अब 55 पाउंड को आपको इसमें कन्वर्ट करना है, तो आप कह सकते हैं कि 1 पाउंड कितने केजी का होगा? 1 पाउंड के अंदर 450 ग्राम्स होते हैं, या फिर आप इसे 0.45 केजी कह सकते हैं। आधा किलो का 1 पाउंड होता है।
अब आपको 55 पाउंड्स कितने किलो के होंगे ये पता करना है। तो इसके लिए आप 55 को 0.45 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 25 केजी आएगा। अब इस 25 केजी को आप 75 mg पर केजी जो कि ड्रग डोज है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और आने वाली जो वैल्यू है वो करीबन 1871 mg आएगी। अब इस 1871 mg को ग्राम में कन्वर्ट करना है क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो ग्राम में है। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए इसमें 1000 का भाग लगाएंगे क्योंकि 1 ग्राम 1000 के बराबर होता है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1.8 के आसपास आंसर आएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। थोड़ा सा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है बट बेसिक चीज़ें यदि आपको याद हैं तो बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं रहने वाला है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस पूरे प्रोसेस को हमने यहाँ पर समराइज़ किया है। 1 kg 2.5 kg 1 kg इक्वल्स 2.2 पाउंड्स, 1 पाउंड इक्वल्स 0.45 kg, 55 पाउंड 24.90 kgs के होंगे और 75 की डोज के हिसाब से करें तो 1871 mg आएगा और फिर इसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1.87 आएगा। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 जून, 8 मार्च, 12 मार्च, 22 दिसंबर। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेशनल यूथ डे इंडिया में हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हियर। हर साल 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है और ये दिन स्वामी विवेकानंद को ऑनर देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse is caring for a client who is HIV positive. For which complication associated with this diagnosis is it most important for the nurse to teach prevention strategies? आप किसी HIV पॉजिटिव पेशेंट की केयर कर रहे हैं। इस HIV पॉजिटिव पेशेंट में नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन सी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी अपनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? इन्फेक्शन, डिप्रेशन, सोशल आइसोलेशन, कापोसी सार्कोमा। जल्दबाजी में आंसर ना करें, सोच समझकर आंसर दें। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग नॉर्सेट एग्ज़ाम। आइए वन बाय वन सभी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ये बात सही है कि HIV पॉजिटिव पेशेंट में, एड्स के पेशेंट में कापोसी सार्कोमा, कापोसी कैंसर हो जाता है, लेकिन इस कापोसी सार्कोमा को रोकने के लिए कोई भी ट्रीटमेंट मेजर अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पर कोई भी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी नहीं अपना सकते इस प्रकार के कैंसर को रोकने के लिए जो कि कैंसर HIV पॉजिटिव पेशेंट्स में होता है। सो ये ऑप्शन गलत माना जाएगा। समाज में एड्स डिजीज़ को लेकर, HIV को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जिनके कारण सोसाइटी के लोगों द्वारा HIV पॉजिटिव पेशेंट्स को आइसोलेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है।
लोगों की इस थिंकिंग को बदलने के लिए अकेला क्लाइंट या पेशेंट कुछ विशेष नहीं कर सकता, सो इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। दो ऑप्शंस आपने एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए हटा दिए हैं। अब तीसरा ऑप्शन हम बात करते हैं डिप्रेशन की। जिस पेशेंट को एड्स हो जाता है उस पेशेंट को ये बात पता है कि इस डिज़ीज़ का प्रॉपर कोई क्योर मौजूद नहीं है, इलाज या ट्रीटमेंट नहीं मौजूद है और उसकी इन फ्यूचर डेथ होना निश्चित है। इस सिचुएशन में पर्सन में डिप्रेशन जैसी फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं और इस डिप्रेशन से बचने के लिए क्लाइंट को कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ भी बताई जाती हैं, लेकिन इन स्ट्रेटजीज़ का यहाँ कोई विशेष इफेक्ट नहीं देखा जाता। और इस क्वेश्चन के अनुसार मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी यहाँ आपको बतानी है, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर की, जो कि है ऑप्शन 1 इन्फेक्शन। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि HIV इन्फेक्शन होने पर, एड्स होने पर शरीर का इम्यून सिस्टम पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ऐसी सिचुएशन में जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं उनके होने की संभावना बढ़ जाती है। हम इस एड्स पेशेंट को कोशिश करेंगे कि वो रेस्ट करे, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले और जितना कम हो सके इन्फेक्शियस पर्सन से मिले, जितना कम से कम दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन से मिले ताकि उसमें इन्फेक्शन होने की संभावना कम से कम हो। ना पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास जाएगा, ना उसे किसी प्रकार का इन्फेक्शन होगा, क्योंकि इस सिचुएशन में छोटा सा भी इन्फेक्शन पर्सन के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज कर सकता है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन्स डक्ट आर सिचुएटेड इन द। बार्थोलिन डक्ट या बार्थोलिन ग्लैंड से निकलने वाली बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग किस जगह पाई जाती है? वेजाइना में, यूट्रस में, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में या फिर वेस्टिब्यूल में? Important question. The right answer is option D. वल्वा आप अच्छी तरह से जानते हैं। वल्वा में क्लाइटोरिस, यूरिथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा क्लाइटोरिस से लेकर फॉर्किटी मसल्स के बीच में एक ट्रायंगुलर एरिया बनाती है जिसके अंदर यूरिथ्रल और वेजाइनल ओपनिंग आती हैं। इसे हम वेस्टिब्यूल के नाम से जानते हैं। इस वेजाइनल ओपनिंग के पास ये दोनों बार्थोलिन ग्लैंड हैं। इन बार्थोलिन ग्लैंड से डक्ट निकलती हैं जिन्हें आप बार्थोलिन डक्ट के नाम से जानते हैं। इसी बार्थोलिन डक्ट के कारण बार्थोलिन ग्लैंड में बने सिक्रेशंस वेजाइना के पास डिलीवर किए जाते हैं, पहुंचाए जाते हैं, सिक्रीट किए जाते हैं। बार्थोलिन ग्लैंड द्वारा बनाए गए सिक्रेशन सेक्सुअल एक्ट के दौरान लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो याद रखिएगा, क्लाइटोरिस फॉर्केटी मसल्स के बीच में एक ट्रायंगुलर एरिया बनता है जिसमें यूरिथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग होती हैं। इसे हम वेस्टिब्यूल के नाम से जानते हैं। इसी वेस्टिब्यूल में वेजाइनल ओपनिंग के पास बार्थोलिन डक्ट खुलती हैं। इन बार्थोलिन डक्ट के द्वारा बार्थोलिन ग्लैंड में बनाया गया फ्लूइड सिक्रीट करवाया जाता है जो कि सेक्सुअल एक्ट के दौरान लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, vaginal examination and amniotomy during labor causes rise in maternal plasma oxytocin level.
लेबर के दौरान, डिलीवरी के दौरान वेजाइनल एग्जामिनेशन करने और एमनियोटॉमी प्रोसीजर करने के कारण वुमेन की बॉडी में ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है। इसे आप क्या कहते हैं? ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, लाइटनिंग, फ्रैगुसन रिफ्लेक्स या फिर शॉ? Important question. It is called Ferguson reflex. फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स एक न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है जो कि सर्विक्स पर प्रेशर पड़ने के कारण होता है। अगर किसी वुमेन में डिलीवरी या लेबर प्रोसेस के दौरान वेजाइनल एरिया पर या सर्विक्स एरिया पर लगातार प्रेशर पड़े, दबाव पड़े, तो इसकी वजह से उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है और इसे ही हम फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। जब डिलीवरी के दौरान हम एमनियोटॉमी प्रोसीजर करते हैं, उसमें जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स होती हैं उन्हें हम जानबूझ के रप्चर करते हैं ताकि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बाहर आ सके और बच्चे की डिलीवरी करवाई जा सके। एमनियोटॉमी को आप यदि एमनियोटॉमी प्रोसीजर को आप AROM के नाम से भी जानते हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इनपुट इज। किसी भी क्लाइंट में कोई सेंसरी इनपुट आइडेंटिफाई किया जाए, इंटरप्रिट किया जाए तो ये क्या कहलाता है? कॉग्निशन, अफेक्ट, परसेप्शन, जजमेंट? The right answer is option C. It is called perception. इसे एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई पर्सन है, इस पर्सन को किसी ने इसके हाथों को टच किया, इस पर्सन के हाथ को किसी ने टच किया, यानी कि किसी और पर्सन द्वारा इसे सेंसरी इनपुट दिया गया। अब इस पर्सन ने इस सेंसरी इनपुट को लेकर अपने ब्रेन तक पहुंचाया। इसके स्किन रिसेप्टर्स ने इस सेंसरी इनपुट को लेकर ब्रेन तक पहुंचाया। ब्रेन ने इसे आइडेंटिफाई किया, इंटरप्रेट किया और ये देखा कि वहाँ पर किसी ने मुझे टच किया है और टच करने वाला पर्सन कौन है, नोन है, अननोन है, ये सारा प्रोसेस फिर आता है। तो हम कह सकते हैं कि इस चीज़ को हम परसेप्शन कहते हैं। किसी सेंसरी इनपुट को हमारे ब्रेन द्वारा आइडेंटिफाई करना, इंटरप्रेट करना, पहचानना परसेप्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टिब्यूलर फंक्शन इज टेस्टेड बाय। वेस्टिब्यूल्स के फंक्शन को किस टेस्ट द्वारा पता किया जा सकता है? रिने टेस्ट, कैलोरी टेस्ट, ओकॉस्टिक रिफ्लेक्स, ऑडियोमेट्री? Option B is correct here. It is done by calorie test. Vestibular function is assessed by calorie test. कैलोरी टेस्ट को आप कैलोरिक रिफ्लेक्स या वेस्टिब्यूलर कैलोरिक स्टिमुलेशन के नाम से भी जानते हैं। इस टेस्ट को सिंपली समझें तो अगर किसी पर्सन में हमें ब्रेन के लोअर पार्ट वेस्टिब्यूलर एरिया में किसी प्रकार का डैमेज तो नहीं, इन्फ्रैक्शन तो नहीं, इस चीज़ को पता करना हो तो किया जाता है। इस टेस्ट को करते समय पेशेंट के कान में, ईयर में बॉडी टेम्परेचर से हल्का गर्म या हल्का ठंडा पानी
पोर करते हैं, डालते हैं। इसके बाद जैसे ही ये पानी पर्सन के इनर ईयर में पहुंचता है, पर्सन की आइज़ में एबनॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं जिसे नेस्टिगमस के नाम से जानती हैं। अगर नेस्टिगमस मूवमेंट एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हो तो ये टेस्ट नेगेटिव है, और ना हो तो ये टेस्ट पॉजिटिव है। इस टेस्ट को रॉबर्ट बैरनी द्वारा दिया गया था और इस खोज के लिए उन्हें 1914 में नोबेल प्राइज भी मिला था। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजनिंग दैट फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ हीमोग्लोबिन एंड क्रिएट्स अ फंक्शनल एनीमिया। आपको उस पॉइजनिंग का नाम बताना है जिसमें हीमोग्लोबिन के साथ कुछ पॉइजनस सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाता है और फिर क्लाइंट को एनीमिया हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, एट्रोपिन पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, आर्सेनिक पॉइजनिंग। The right answer is option A. हमारे ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत ही जल्दी बॉन्डिंग कर लेती है और इस वजह से ये हीमोग्लोबिन अब ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता, और ऑक्सीजन कैरी नहीं हो रही है ब्लड में, बॉडी में, तो ये कंडीशन एनीमिया कहलाएगा। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक, टिश्यू से वापस लंग्स तक लेकर आने के लिए हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल होता है, और अगर हीमोग्लोबिन अवेलेबल नहीं होगा तो ये काम नहीं हो पाएगा और पर्सन में एनीमिया कंडीशन डेवलप हो जाएगी। सो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कैन कॉज एनीमिया। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही घातक गैस है। इससे एक्सपोजर होने के बाद पर्सन का चेहरा पूरा लाल हो जाता है। चेरी रेड फेस देखकर आप कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए 100% ऑक्सीजन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ऑन्स इज इक्वल्स टू, 1 ऑन्स कितने टी स्पून के बराबर होता है? 2, 4, 5, 6। The right answer is option D. 1 टी स्पून 5 ml के बराबर होता है। 1 टी स्पून 5 ml के बराबर होता है, और 1 ऑन्स जो है ये 1 ऑन्स जो है ये 30 ml के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर 6 टी स्पून लिए जाएं तो ये कंटेंट 1 ऑन्स के बराबर हो जाएगा। 6 टी स्पून मीन्स 30 ml। ऑप्शन डी करेक्ट। Thank you so much everyone for watching this complete video. Best of luck.